हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके हम जीके जीएस की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सहायक संधि की विशेषता को नहीं बताता है या विशेषता नहीं है? तो देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। देशी रियासतों की जो आंतरिक शासन है ये कंपनी के अधीन होगी, ये विशेषता नहीं है। बाकी ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, तो इस पर कौन से समाचार पत्र पे कार्रवाई की गई इस एक्ट के तहत? तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही है, भारत मिहिर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? ये संपादित किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र। नेक्स्ट देखेंगे बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? जो बाल हत्या प्रथा थी वो किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बंगाल प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। रेशमी रूमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रूमाल षड्यंत्र जो संबंधित है ये आपका मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसका ए ऑप्शन सही नहीं है। ये एक बंद तंत्र नहीं बल्कि ये खुला तंत्र होता है और बाकी ये तीनों जो हैं सही है, ठीक है। और इसमें एक पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो 17 जैविक हॉटस्पॉट है जिनमें से ये बताना है इनमें से कौन जैविक हॉटस्पॉट है। तो डी ऑप्शन, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो कौन से चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ये होती है जल चक्र में, ठीक है, जल चक्र के संचालन में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो ये इन्होंने दी थी वैशाली में। 10 का ए सही हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दिन अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं यहाँ पे, इसीलिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है 3 जनवरी को उपसौर की घटना कहाँ पे होती है? तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना कहाँ होती है? ये होती है, ये जो घटना है ये पूछा गया होती है, क्या होती है? तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो सबसे न्यूनतम होती है, ठीक है, उपसौर वाले दिन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो ये एल तरंगें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में कि कौन सही सुमेलित है। मैगिनॉट रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, यही सुमेलित है, सी। बाकी रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड अफगानिस्तान के मध्य है और हिंडनबर्ग ये वाला भी, हिंडनबर्ग रेखा ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका 14 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? कौन से अधिनियम के तहत केंद्रीय जो बजट है उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कौन सी योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था?
ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 है अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कौन सा कथन सही है बताना है। तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका सी, 19 का सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अनुच्छेद 54 का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है ये बताना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन गलत है ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन गलत है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, ये भी सही है। जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं राज्यों के और उनके सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये भी सही है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद इनको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है, भारत सरकार की संचित निधि से। तो ये गलत है। बाकी 21 का डी भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, ये राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। तो गलत पूछा है, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं। फर्स्ट है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष का पद और 2 सदस्य के पद होते हैं, ये सही है। और थर्ड है इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये सही है। तो 22 का ये पूछा है इन्होंने कि गलत है। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के पद आदेश के तहत तय होता है, ये सही है। और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, पहला और तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? मात्रात्मक उपकरण पूछे हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति के। तो वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको SLR बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रिया यानी OMO, ये तीनों ही 1, 2, 3 तीनों ही जो हैं आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बताना है। ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ऐसी है जो FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो ये है NK सिंह समिति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ये सिफारिश करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सीता अध्यक्ष का संबंध था, तो सीता अध्यक्ष का संबंध जो था वो भूमि कर विभाग से था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, ये मिलता है राज तरंगड़ी में, 28 का डी। और सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? तो ये की थी वल्लभ ने, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है उत्बी कौन था? उत्बी जो था वो एक इतिहासकार था। और 31 का देखेंगे शेरशाह के बारे में कौन सा असत्य है? ठीक है, शेरशाह के बारे में असत्य कथन बताना है। शेरशाह की बिलीग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। शेरशाह के बिलीग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, ये सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया है, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है, 31 का सी। और शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया, ये सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है। ये कमेंट करके बताना है कि कहाँ है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमयुक्त माल्यत लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कृष्णदेव राय के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किया था बहलोल लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? ये होती हैं संपन्न ग्रेना में। क्वेश्चन नंबर 36 है, हैलोफाइट्स होता है? तो हैलोफाइट्स क्या होता है? वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए PCR किया जाता है, CD4 किया जाता है, एलिसा किया जाता है, रीपा नहीं किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया 37 का डी। 38 देखेंगे, निम्न में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। और 39 देखेंगे, एक्चुअली ज़्यादा डिटेलिंग में बात नहीं कर रहा हूँ ऑप्शंस की, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही हमें समझना है, और अगर ज़्यादा डिटेलिंग में करेंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और इससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? पीलिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो ये बताना है, इसमें 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? 41 का बी सही होगा, द्वितीय गतिकी नियम से। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो ये बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो ये होता है डी यानी पोलोनियम का। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? अगर हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा पानी, क्योंकि क्या बनेगा? पानी। कैसे? ये है हाइड्रोजन हमारी, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो ये बनेगा H2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्रेफीन होता है? तो ग्रेफीन जो है वो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। 46 है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, 14 जून को मनाया जाता है। निम्न में से कौन निम्न को सुमेलित करें? तो इनको सुमेलित करेंगे, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान पणजी में है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर में है, और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो दिल्ली में है, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी सी का दूसरा। तो राइट ऑप्शन हो गया इसका 47 का डी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में हो गया, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, और ये देखेंगे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली। 48 देखेंगे, पंचतंत्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचरात्र का संबंध पूछा है इन्होंने। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? ये है वैष्णव धर्म से। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये किसको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? वेंकट रमन रामकृष्णन को। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली हैं? वो हैं बिहार की रहने वाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार स्पेशल के लिए। तो जैसा कि स्मरणीय तथ्य इसमें दिए हुए होते हैं 50 क्वेश्चंस के बाद में, तो इसमें दिया हुआ है वेदों के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। ऋग्वेद के बारे में है, ये सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होता या होत्र। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 9वें मंडल में सोम देवता है। ठीक है, और ऐसे याद रख सकते हैं सोम देवता कौन से मंडल में? जैसे सोम रस होता है, शराब जिसे बोल देते हैं,
उसको कहते हैं नो, यानी नहीं पीना है। तो सोम और नो, नौवें मंडल, ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया। कुछ नेक्स्ट देखते हैं। इस वेद में 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। और इस वेद में इंद्र के लिए 250 यानी 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अघन्य मतलब जिसको ना मारा जाए, ठीक है, ऐसा जानवर। यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धव्यू कहा गया है। तो अर्धव्यू कहा गया है इसकी ऋचाओं को पढ़ने वालों को, और यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन इसमें मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है, और ये गद्य और पद्य दोनों में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कुछ में दिए हुए हैं वेदों के बारे में। वेदों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आता है एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो इसको आप पढ़ेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम डेली एक प्रैक्टिस सेट कवर करा रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, और साथ में ये स्मरणीय तथ्य दिए हुए होते हैं। एडिटोरिया का ये 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। तो जितने हो पाएंगे परीक्षा तक, बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा तब तक इसे कंटिन्यू कराएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। सामवेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात कहा जाता था, और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था। अथर्ववेद के बारे में दिया है। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है, और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की 108 है। तो ये हो गए हमारे स्मरणीय तत्व। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और हमारी कोशिश है कि एक वीडियो और लेके आएँ हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट, जो नेट जेआरएफ है या फिर यूपीएससी यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए एक हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट कवर कराएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।